हेलो एवरीवन। अब फिर हम महाजनपद ये मौर्य साम्राज्य का जो वो था ना बचा हुआ था क्वेश्चन आंसर वो पढ़ लेते हैं। कुछ टॉपिक भी बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता, ना ही उसकी भिन्न पेशा को ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के शिलालेख में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का नाम मिलता है। उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती, रठ, उज्जैनी, कलिंग, तुशली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरि, प्राची या पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र। नाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते हैं। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समहर्ता के द्वारा किया गया था। अंतपाल सीमा रक्षक यह सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी थे। पन्याध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष, व्यवसायों का निरीक्षक, सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, आकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्य समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती है। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बाध्या होने जैसे दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। और योगिन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सातना जिले में स्थित है। सांची भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कालीन मैकेंजी ने 1979 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धार्मिक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरा प्रहार में भी की गई खुदाई से मौर्य काल का लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष या कुप्रहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना हुआ। इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान देता। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई और अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में इसमें नहर निकाली। शक छत्रवृद्धधर्म ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक छत्रवृद्धधर्म ने इस झील को मरम्मत करवाई। अब क्वेश्चन आंसर है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से कौन सबसे पुराना राजवंश था? मौर्य। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखादत्त। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडोकटस कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंडोकटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। किसने सेंडोकटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है?
जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि है, शिल्प और व्यापार का भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इनमें किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सप्तांग अंक कौन सा था? मित्र था सप्तांग अंक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस प्रकाश पर? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला हुआ है। किसकी तुलना मैकेले के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किसके शासनकाल का निमेकस भारत आया था? किसके शासन का? बिंदुसार के। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। किस प्राचीन नगर के अवशेष कोमराज स्थल से प्राप्त हुए थे? पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। निम्न में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे ये प्रमाणित है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यह है रुद्रनगर का जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है, यह प्रमाणित होता है रुद्रनगर के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से। सेल्यूकस जिसने अलेक्जेंडर द्वारा सिंध अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 300। मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में। फिर ये मैप दिया जिसमें है कि अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय का पूरा वो जो भी है ना लाइन खींचा हुआ पूरा वही दिखा रहा है। इसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार का राजधानी की स्थापना की? अशोक ने। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। कौन कौन था? अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग। अशोक के निम्नलिखित अभिलेख में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य अभिलेख शिलालेख दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। राज्य का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया गया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, इसका प्रमाण मिलता है देवना प्रिय की उपाधि से। निम्न के स्रोत में अशोक के राजकीय में तृतीय बौद्ध समिति में होने का उल्लेख मिलता है तृतीय बौद्ध समिति या दीपवंश और महावंश से। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन बौद्ध धर्म के? अशोक और दशरथ, मतलब दशरथ उसका पौत्र था ना। रजुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। सार्थवा किसे कहा गया? व्यापारियों के काफिले को। निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची को। सांची का स्तूप किस शासनकाल में बनवाया गया था? अशोक के। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। हाँ, अब सुन लेते हैं। कौसंबी घोषितराम मठ, कुशीनगर रानाभर मठ से, सारनाथ धमेक, श्रावस्ती सहित महित।
अच्छा, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थान उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। सबसे पहले लुम्बिनी, दूसरा कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। शहबाजगढ़ी। पत्थर में प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है। प्राकृत। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। पत्थरों की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जेम्स प्रिसेप। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। जेम्स प्रिसेप ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जेम्स प्रिसेप। अशोक के राजवंशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था। जेम्स प्रिसेप ने। वह स्थान जहाँ प्राग ब्राह्मणी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई और बाई ओर से लिखी जाती है। नंदनगरी। निम्न में से कौन सी प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाई की ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी। अशोक का अपने शिलालेखों में समानता किस नाम से उल्लेख हुआ है। प्रियदर्शी। अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे। प्रियदर्शी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में है। तो अशोक। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के लेखों में सही है। इन पर बढ़िया पॉलिश है। यह खंड स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है। निम्नलिखित में किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। मशकी में। निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है। कंगलाहली। क्या है ये क्वेश्चन। निम्न किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है। कंगलहल्ली। किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। वासकी का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेखित है। तो गुज्जरा में। अशोक का रोमनदेही स्तंभलेख संबंधित है बुद्ध के जन्म से। रोमनदेही है बुद्ध के जन्म से। गुजरा शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है। गुजरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बाबरू स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है। कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो शिलालेख 13वां। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है। 13वें शिलालेख द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।